Hi, hello and welcome friends. Welcome to the session. Myself Prashant Gupta welcoming you all to this class. आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले पोलराइजेशन ऑफ लाइट की एंड सिंपल इंटरफेरोमीटर्स की। ठीक है, दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पोलराइज लाइट क्या है, अनपोलराइज लाइट क्या है। ठीक है, तो जो भी आपके पास लाइट जो आप इन जनरली देखते हो, ठीक है, जो जैसे आपको सन से जो लाइट मिल रही है वो सब लाइट कैसी, दे आर ऑल अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसमें लाइट में अपने को पता है वाइब्रेशंस होते हैं। तो अगर किसी लाइट के वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर डायरेक्शन में क्या है, ये वाइब्रेशन ऑफ लाइट। ठीक है, सो द वाइब्रेशंस ऑफ light are in all directions. These lights are called unpolarized light. तो वो लाइट जिसमें पोलराइजेशन ऑफ मतलब पोलराइजेशन नहीं हो रखा, जो आपकी लाइट है वो हर जगह क्या कर रही है, वाइब्रेशंस कर रही है। तो अगर एक लाइट के जो आप इन जनरल जो इक्वेशन लिखते हो आप किसी वेव की, तो वेव की इक्वेशन क्या लिखते हो सर, y इज इक्वल्स टू एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरह से आप इक्वेशन लिखते हो, किसी भी लाइट की इक्वेशन है, किसी वेव की इक्वेशन जो आप लिखते हो इस तरह से लिखते हो। या ओमेगा का बेसिक से मतलब क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, और के होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा वेव लेंथ होती है, लैम्डा वेव लेंथ है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, के को बोलते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर। ठीक है, के आपका प्रोपोगेशन वेक्टर होता है। इस तरह से आप किसी भी वेव को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को बताता है। अगर आप लिखने इक्वेशन ये लिखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के, इसका मतलब है कि जो वेव की प्रोपोगेशन हो रही है, वेव प्रोपोगेशन, दैट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपकी वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो और आपके जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ए की वैल्यू क्या है, वाई के कोऑर्डिनेट है ना, तो आपके डिस्टर्बेंसेस ऐसे आगे जाए, तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन है कि ऐसे 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 आपके वाइब्रेशंस हो रहे हैं और वेव आपकी आगे ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरह से। पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है और उस पार्टिकल के वाइब्रेशन के ऊपर आपकी वेव आगे ट्रेवल कर रही है। ये आपकी होती है वेव की इक्वेशन। ठीक है, दैट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स टी। अब मान लेते हैं कि मेरे पास सिमिलर मैनर में एक और वाइब्रेशन है स्ट्रिंग का जो रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्स टी, एंड दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो भाई दो वाइब्रेशन मिल गए। तो इस तरह के दो वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, सेम वेव को ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक ऐसी वेव जिसमें हमारे पास वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में कोइंसाइड होते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड वेव। ऐसे आपके पास क्या थे, इसमें आपके पास हर डायरेक्शन में थे आपके वाइब्रेशंस, तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। तो ऐसी लाइट जिसमें क्या हो, वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में पोलराइज्ड हो। ठीक है, तो पोलराइज लाइट क्या होगी, पोलराइज लाइट क्या लाइट होगी, वो लाइट जिसमें आपके वाइब्रेशंस, द लाइट in which the vibrations are constrained in one plane only। अब वो प्लेन कुछ भी हो सकता है पर एक प्लेन में ही होंगे। ऐसी लाइट की जब बात करोगे तो क्या है, उसे हम बोलेंगे कि सर वो पोलराइज लाइट की बात हो रही है। लेट सपोज मेरे पास एक इस तरह की लाइट है जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रहे थे। अब यहां पर मैं लगाता हूं एक शीट, शीट है बच्चे कुछ इस तरह की। ठीक है, और इस शीट की वजह से मैं देखता हूं कि जो वाइब्रेशंस होते हैं अब सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं। लेट सपोज सिर्फ इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इस लाइट को बोलूंगा दैट इज अवर पोलराइज्ड लाइट, और यह है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट।
जो डिवाइस ऐसा करती है कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करती है उसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। वो डिवाइस जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करती है इसको बोलते हैं हम पोलराइजर, या इन जनरल पोलरॉइड बोल देते हैं। पोलरॉइड या पोलराइजर दोनों सेम ही चीजों का मतलब है, ठीक है। तो जब भी कोई एक अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास करती है तो क्या हो जाती है, हर पोलराइजर की अपनी एक एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होती है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। हर एक पोलराइजर की अपनी एक एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होती है। तो अब कभी भी जब एक अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होती है तो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल प्लेन्स आपको मिलते हैं पोलराइज लाइट में। क्या मिलते हैं? अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगी, लाइट तो पोलराइज मिलेगी पर उसके वाइब्रेशंस किस डायरेक्शन में होंगे? एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल डायरेक्शन में आपके क्या होंगे? ये वाइब्रेशंस होंगे। यहां तक बात क्लियर होती है? अच्छा, एक बात यहां आती है इंटेंसिटी की। मान लेते हैं कि अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, कोई भी अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर से जाती है बाहर, ठीक है, कुछ इस तरह से पोलराइजर से बाहर जब भी ये जाएगी तो क्या होगा, उसकी एक्सिस तो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो ही जाएगी पैरेलल, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? अपनी वैल्यू की हाफ। तो जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास होकर पोलराइज्ड होती है तो क्या होता है? आपकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। पोलराइजर यही करता है कि क्या करेगा, सारे बाकी के सारे वाइब्रेशंस को कट कर देगा, सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेशंस को पास होने देगा। हम बोलेंगे कि हमको पोलराइज्ड लाइट मिल चुकी है और उसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की हाफ होगी। यहां तक बात क्लियर है कि हाफ इंटेंसिटी आपको मिलती है। अब अगर ये पोलराइज लाइट एक और पोलराइजर से पास करे तब क्या होगा? जरा सोचो कि अब मेरे पास एक पोलराइज लाइट है और मैं उसको एक पोलराइजर से ही पास कर रहा हूं। मतलब क्या होने वाला है सर? मान लो मेरे पास इस तरह की एक पोलराइज लाइट थी और इस पोलराइज लाइट को, एक सेकेंड, इस पोलराइज लाइट को मैंने ऐसे पास करा एक पोलराइजर से जिसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन मान के चलते हैं जी ये थी। अगर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन पैरेलल टू क्या है? पोलराइज्ड लाइट के है तो क्या वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकल जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मान के चलो कि कुछ इस तरह की कहानी है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह की कहानी है और आपकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन अब ये है, आपकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ये है, तो क्या होगा सर? देखो, पोलराइजर से जब भी लाइट जाएगी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल जाएगी, ये बात फिक्स है। ये बात हमेशा क्या है? फिक्स, कि अब लाइट हो तो ऐसी जाएगी, ये बात तो पक्की है, ठीक है। जब पैरेलल आ रही तो इंटेंसिटी आई नॉट थी, लेकिन अब जब यहां जाएगी तो इंटेंसिटी आई नॉट नहीं रहेगी, कुछ चेंज होगी। क्या चेंज होगी वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। मान लो दोबारा से अब तुमने जो एक्सिस ली है वो तुमने एक्सिस ले ली, लेट सपोज इस तरह से, तो अब लाइट कैसे जाएगी सर? अब लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है उसको। बेसिक बात क्या है, जब भी आप पोलराइजर से पास करोगे, जब भी आप पोलराइजर से पास करोगे, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो लाइट पोलराइजर से बाहर निकलेगी उसकी एक्सिस कैसी होगी? एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल होगी। अब बस सर बात ये उठती है कि जब पैरेलल एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन और पोलराइज लाइट दोनों पैरेलल थे तो इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितनी लाइट इंटेंसिटी की यहाँ रही थी वो इसमें से पास हो जाएगी और उतनी लाइट बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो कि इनमें कोई एंगल है, ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर इंसिडेंट लाइट और एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच में एक एंगल दिख रहा है मुझे, क्यों भाई? ये आपकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, और ये आपकी क्या है? ये है आपकी इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट, इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट, ठीक है भाई। तो इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट और एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच में आपका एक एंगल है, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। इसको लेट्स सपोज थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं मेलस लॉ।
क्या बोलते हैं, मैलस लॉ। मैलस लॉ ये बोलता है कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज्ड, सॉरी, आई नॉट इंटेंसिटी की पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, ठीक है, आई नॉट इंटेंसिटी की पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर एंड एंगल बिटवीन polarized light and axis of polaroid is theta, then intensity out of polarizer will be equals to I naught cos square theta। ये होती है आपकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आउट ऑफ द पोलराइजर क्या होगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ, ठीक है। अगर आपका इंसिडेंट इंटेंसिटी आई था, पोलराइजर का इंटेंसिटी आपका एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, तो जो अब लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ऑब्वियसली पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। लेकिन अगर एंगल थीटा होगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास ये कुछ चीज है ऐसे, ठीक है, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल मान के चलो है 45 डिग्री। आपके पास जो लाइट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये आपके पास लाइट आ रही है, और ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है 45 डिग्री। अगर ऐसा दिख रहा है और मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो यहाँ जो मुझे लाइट मिलेगी सर, लाइट तो ऐसी मिलेगी, पक्की बात है, क्योंकि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन मिलने वाली है। पर जो इंटेंसिटी होगी ना सर, वो होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। सर कॉस 45 की वैल्यू होती थी 1/√2, तो 1/√2 का सर स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आई नॉट बाय 2। ये इंटेंसिटी की लाइट आपको जो है वो मिलने वाली है। सिंपल सी बात। सर ये तो बात समझ आ गई। अगर एंगल जीरो हो तब क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, जो हम पिछले केस में बात करके चल रहे थे कि जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी सर, आई नॉट ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सी बात। अगर सर थीटा की वैल्यू 90 हो, अब क्या होगा, थीटा की वैल्यू सर 90 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है कि आपका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू द पोलरॉइड लाइट। आपका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन कुछ ऐसा है, मान के चलो ऐसा, ठीक है, और आपकी जो लाइट पड़ रही है पोलराइज्ड वो इस तरह से पड़ रही है। तो इसका बेसिक सा मतलब है सर, इस तरह से जब लाइट उड़ेगी, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी, मिलेगी क्या, आई नॉट कॉस स्क्वायर 90। सर कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जो इंटेंसिटी मिली वो क्या मिली, जीरो। यानी आपको कोई भी लाइट बाहर नहीं मिलेगी। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा पोलराइज्ड कुछ आपके पास ग्लासेस आते हैं, जैसे आप चश्मे खरीदने जाते हो तो आजकल पोलराइज्ड चश्मे बहुत बिकते हैं। तो उनमें क्या होता है, अगर आप उन चश्मे को आप अपनी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के सामने रखो और उसको ऐसे रोटेट करो, तो आपको इंटेंसिटी कम ज्यादा होती दिखाई देगी। एक एंगल पर आप देखोगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो, और फिर उसी एंगल को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो फिर से इंटेंसिटी आएगी, और घुमाओगे घुमाओगे कम होगा कम होगा, एक जगह फिर से जीरो हो जाएगा। तो जब भी जहां जीरो हुआ उसको समझ लेना क्या, कि आपकी लैपटॉप से जो लाइट आ रही है पोलराइज्ड, और आपके उसका जो पोलराइजर एंगल है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो चुका है, 90 डिग्री। आसानी से ये चीज आप चेक कर, जैसे लेंस कार्ट वगैरह के कभी आप शोरूम पे जाओ ना, तो वो वहां पे एक पोलराइज्ड लाइट का वो रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए वो रखते हैं स्क्रीन। स्क्रीन पे एक जगह मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है, एक जगह रनवे पे है। पोलराइज लाइट से नहीं देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो तो नॉर्मल दिखेगा रनवे पे है। जैसे वो चश्मा लगाओगे पोलराइज लाइट वाला, रनवे से उड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेलस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेलस। पहले तो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेलस लॉ, सर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस फाई। इसमें ध्यान क्या रखना है कि पोलराइज्ड इंटेंसिटी जो पोलराइजर पे पड़ी वो आई नॉट थी, और पोलराइजर से बाहर जो इंटेंसिटी मिली दैट इज इक्वल्स टू आई। इसमें बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कैसे करते हैं कि उन्होंने सेटअप दे दिए दो, एक सेटअप ये दिया और एक सेटअप ये दिया। यहां से आई अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, मान लेते इसके इसके बीच का एंगल दे दिया 45 डिग्री, और इसके और इसके बीच का एंगल दे दिया 45 डिग्री।
मतलब ये इसकी एक्सिस इस तरह से, इसकी एक्सिस इस तरह। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो क्या मिलेगा? सर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ये आई थी, पक्की सी बात है इसके पैरेलल हो जाएगी और आई नॉट इंटेंसिटी मिलने वाली है, ये बात फॉर श्योर है। अगर ये लगा हुआ है तो सर क्या होगा? सर देखो, अनपोलराइज लाइट जब भी पोलराइजर से जाएगी क्या होगा? सर इंटेंसिटी हाफ होने वाली है हमेशा, और एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल लाइट मिलेगी, तो ये इंटेंसिटी आई नॉट से इस तरह से आएगा इस वाले पोलराइजर पर। जब इस वाले पोलराइजर पर आएगा तो एंगल कितना है? सर एंगल 45 डिग्री है। तो वैल्यू क्या मिलेगी? सर जो आई मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, सर आई नॉट बाई टू है ना वो आपके पास तो इंटेंसिटी, तो आई नॉट बाई टू आपकी अप्लाइड या कह सकते हैं बम्बार्ड या इंसिडेंट इंटेंसिटी है किस पर? पोलराइजर पर। और कॉस स्क्वायर 45, तो आई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाई टू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का क्या? स्क्वायर। तो आप जो इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? सर वो मिलेगी आई नॉट बाई 4। ये कहानी है सारी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी कौन सी ट्रीट करनी है, कोई भी इंटेंसिटी ट्रीट करने के बाद बैठ जाना भैया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके मेलस लॉ की बात। अब ये जो आप पोलराइजेशन करते हो काफी तरह से कर सकते हो। पोलराइज करने के एक दो तरीके नहीं होते। आप स्कैटरिंग से पोलराइजेशन कर सकते हो, आप रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कर सकते हो, आप रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप पोलराइजेशन जो है वो अचीव कर सकते हो, यानी एक सेंस ऑफ वाइब्रेशंस को कट कर देना, या कह सकते हैं सिर्फ एक ही सेंस ऑफ वाइब्रेशंस को अलाउ करना है। तो आप काफी तरीके से कर सकते हो, स्कैटरिंग से कर सकते हो, रिफ्लेक्शन से कर सकते हो, रिफ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है। जो मेन दो चीजों की हम बात करते हैं, जिसकी हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, दैट इज बाय रिफ्लेक्शन। और उसमें एक बहुत बढ़िया चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ या ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, क्योंकि ब्रूस्टर्स एंगल काफी ऐसा टॉपिक है जो पूछ मतलब हल्का फुल्का आपसे पूछ ही जा सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है, ठीक है भाई। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? म्यू है। जब भी कोई लाइट ऐसे मीडियम पे पड़ती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, हर मीडियम के लिए, किसी एक मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर मीडियम के लिए जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं, एक एंगल ऐसा आता है, और ये हर मीडियम के लिए है, किसी एक मीडियम के लिए नहीं है, हर मीडियम के लिए एक एंगल ऐसा आएगा जिससे हम बोलेंगे, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। आई बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। जिसके लिए क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास दो तरह के प्लेन थे। एक तो आपके पास था पैरेलल टू द प्लेन वाइब्रेशंस थे आपके पास, ठीक है। और एक आपके पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशंस थे कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशंस, तो पैरेलल टू द प्लेन भी हो गए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी हो गए। जब भी आप इस तरह से इंसिडेंट लाइट किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर पड़ती है तो क्या होता है? सर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिफ्रैक्शंस होते हैं, जो आपके वाइब्रेशंस होते हैं, वो तो ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आगे बनाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये। अरे भाई, हम्म, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशंस होंगे वो तो क्या फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे, और कुछ इस तरह से भाग जाएंगे, ठीक है। अरे लग जा भाई, क्या सीन है। हम्म, हम ऐसे चेंज कर लेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिफ्लेक्शंस थे, ये तो इस तरह से ऐसे भाग जाएंगे यहाँ पे वापस, ठीक है। और कुछ रिफ्रैक्शंस क्या होंगे? जो रिफ्रैक्ट होंगे, रिफ्लेक्टेड तो ऐसे चलेगा, जो रिफ्रैक्ट होंगे उसमें आपके पास पैरेलल टू द प्लेन भी रहेंगे, ठीक है। पैरेलल टू द प्लेन भी रहेंगे,
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास दोनों तरह के, तो रिफ्रैक्टेड मीडियम में आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द प्लेन, दोनों तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टेड में वी ओनली हैव परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशंस। ठीक है, एक ऐसा एंगल जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशंस ही मिलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, और ये हर मीडियम के लिए फिक्स होता है। तो उस मीडियम के लिए हम बोलेंगे कि सर साइन आई बी, अगर बाहर का मीडियम मान के चलते हैं कि एयर है, तो विल बी इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं म्यू की वैल्यू देखूं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन आई बी डिवाइडेड बाय साइन आर। और जब ऐसा होता है कि आपको परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन वैल्यूज मिलती है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन आई बी, तो एज इट इज रहेगा साइन आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 90 माइनस आई बी। ओके, और 90 माइनस आई बी क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी। तो म्यू की वैल्यू आती है 10 आई बी, म्यू इज इक्वल्स टू 10 आई बी। यहां से अगर मैं आई बी या ब्रूस्टर्स एंगल की बात करूं तो इसको लिख सकते हो 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी चीज है कि किसी भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के लिए ब्रूस्टर्स एंगल क्या होगा सर, 10 इनवर्स म्यू विल बी गोइंग टू बी द ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, बात समझ आ रही है। बेसिक सी बात क्या है, पोलराइज्ड लाइट मिले, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी बाउंड्री पे, और रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड फॉर श्योर। और रिफ्लेक्टेड लाइट कहां पोलराइज रहेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पोलराइज रहेगी। इस पे आप एक दो एमसीक्यू ले सकते हो कि लेट सपोज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर ब्रूस्टर्स एंगल, इंसिडेंट एंगल इज अ ब्रूस्टर्स एंगल, तो क्या है सर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिफ्लेक्टेड का क्या है, परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों है उसमें। ठीक है, दोनों आते हैं उसमें। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। रिलेशन क्या होता है सर, 10 आई बी इज इक्वल टू म्यू, या आई बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, जो भी आप लिखना चाहो। तो दिस इज अबाउट योर ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, किसी भी मीडियम के लिए ब्रूस्टर्स एंगल्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो पोलराइजेशन के बारे में दो ही चीजें हैं, मेलस लॉ समझने वाली बात है, उसके बाद ब्रूस्टर्स एंगल समझने वाली बात है, और जनरल पोलराइजेशन क्या होता है ये समझने वाली बात है। तीनों चीजें हम समझ चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर दिस थिंग, सिंपल इंटरफेरोमीटर। ठीक है, सिंपल इंटरफेरोमीटर में जो पहली चीज आप पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर करता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है सर। इंटरफेरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इंटरफेरेंस के पैटर्न को प्रोड्यूस करता है और उसकी स्टडी करता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरोमीटर। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करे और इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करे, उनको बोलते हैं इंटरफेरोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दो बेसिक है आपके पास, वो है आपके पास इंटरफेरोमीटर कैसे बना सकते हो, या तो आप डिवीजन करते हो वेव फ्रंट का, या तो डिवीजन करते हो एम्पलीट्यूड का। क्योंकि इंटरफेरोमीटर बनाने के लिए चाहिए क्या, कि सर आपके पास एक सोर्स हो, और सोर्स से हम क्या बनाते हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज दो तरह से बना सकते हैं। नंबर एक, आप वेव फ्रंट का डिवीजन करो, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और नंबर टू आप क्या करो, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ये दो तरीके हैं जिनसे दोनों चीजें करी जाती हैं। माइकल से इंटरफेरोमीटर की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें कि करा कैसे जाता है, तो एक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझिए इस चीज का, कि आपके पास एक सोर्स है। ठीक है, सोर्स से आपकी लाइट चल रही है, और ये लाइट कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए लॉजिकली, इसको मैं हाथ से बना देता हूं, थोड़ा टेढ़ा आएगा पर ठीक है।
ये बेसिकली क्या होता है, एक हाफ सिल्वर्ड मिरर होता है। कैसा होता है, हाफ सिल्वर्ड मिरर, इसमें आधा पार्ट रिफ्लेक्शन करवाता है और आधा पार्ट रिफ्रैक्शन करवाता है। ठीक है, हाफ सिल्वर्ड मिरर होता है ये। तो आधा पार्ट जो सिल्वर्ड एरिया में नहीं आएगा वो तो सीधा चला जाएगा, और आधा पार्ट जो सिल्वर्ड एरिया में आएगा वो ऐसा जाएगा। तो आप इसको रखते हो विद एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस, और सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के किस पे रखा, फोकस पे रखा, सो दैट जहां से जो भी लाइट आएगी वो क्या करेगी, जो भी लाइट आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा सर, 90% ऑफ द सॉरी 50% ऑफ द लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है मिरर, और इस मिरर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एक स्क्रू से, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ मिरर को। ठीक है, तो ये लाइट क्या होगी, 90% ऑफ द लाइट दैट गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से। और जो 90% बची वो क्या होगी सर, दैट विल गेट रिफ्रैक्टेड, तो वो सीधा चली जाएगी भाई। ठीक है भाई, सीधा चलेगा कुछ इस तरह से, मान लिया। ठीक है, इस तरह से सीधा चले गए। एक सेकंड हो जाना यार, अरे भाई क्या सीन है। मान लो इस तरह से सीधा चले गए, इस तरह से सीधा चले गए। एक लाइट और चाहो तो ऐसे ले लो ताकि 90-90 जैसा लगे, और ये 3 लाइट यहाँ से चले गई। इसके आगे हम एक और ऐसे ही मिरर लगाते हैं, लेकिन इस बार क्या लगाएंगे, इस मिरर का थिकनेस सेम रखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर रिफ्रैक्टिंग है, इसमें कुछ भी आपके पास ऐसा मुड़ने वाला चीज नहीं। और यहाँ पे इसके आगे आप लगा दोगे यहाँ पर मिरर, और ये मिरर भी कैसा है, स्क्रू से आप आगे पीछे इस मिरर को भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये मिरर है। ठीक है, एक ही मिरर भी स्क्रू से आगे पीछे कर सकते हो, एक ये मिरर भी आप स्क्रू से आगे पीछे कर सकते हो। जब ये अब होगा क्या, देखो यहां से जो लाइट जाएगी, यहां से जितनी भी लाइट जाएंगी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी। ठीक है, जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दोबारा यहाँ पर आके वापस मिलेगी। अब जब वापस मिलेगी तो सिल्वर्ड की तरफ मिलेगी, तो वहां से क्या होगा, दोबारा नीचे की तरफ जाएगी। और फाइनली ये सारी की सारी लाइट्स क्या करेंगी, दोबारा से हम यहाँ पर एक रखेंगे लेंस, और लेंस रख के हम इसको क्या कराएंगे, एक पॉइंट पर फोकस करा लेंगे, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, इन सारी लाइट्स को फोकस कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी लाइट्स आपकी यहाँ से ऐसे वापस आ रही हैं, और ये इन दोनों, अब दोनों तरह की लाइट्स, जो क्या गई थी, जो ऊपर गई थी वो, और जो सामने गई थी वो, ये सारी की सारी लाइट्स यहाँ पर आकर टकराई इस तरह से। ठीक है, और आपको मिला एक पैटर्न। तो पैटर्न किस बात पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इस स्केल को ऊपर नीचे कर सकते हो, इस स्केल को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा सर्कुलर। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कैसा पैटर्न मिलता है, तो सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है आपको, जिसमें जो सेंटर होता है कैसा होता है, डार्क। सेंटर इज डार्क, या कह सकते हैं मिनिमा मिलता है आपको सेंटर पर। ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की क्या होती है, दैट 2d इज इक्वल्स टू m लैम्डा। d क्या होता है सर, d बेसिकली होता है आपने यहां से लेकर यहां तक इस स्क्रू को कितना ऊपर, d ऊपर लेके जाए। बेसिकली क्या होता है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न तो डायरेक्ट देखते ही मिल जाएगा। जैसे जैसे आप स्क्रू को ऊपर लेके जाते हो, ये जो अंदर की आपकी जो ये होती है फ्रिंजेस, ये क्या होती है, इवॉल्व होती लगती हैं। ठीक है, ये एक के अंदर एक अंदर घुसती चली जाएंगी, घुसती चली जाएंगी, और घुसने घुसने से आपको जितनी फ्रिंज आपको इवॉल्व होती दिखे, घुसती निकले या बाहर आती निकले, उस नंबर ऑफ फ्रिंजेस को आप काउंट कर लो। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है,
जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपकी क्या होगी, इवॉल्व होगी, उनको यहाँ काउंट करो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस टाइम्स लैम्डा करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू 2d। ये आपकी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस है, ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड वर्जन है इक्वेशन का, दैट 2d इज इक्वल टू m लैम्डा, इसको बोलते हैं। बात क्लियर है? पक्का? तो ये होता है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक लाइट सोर्स होना चाहिए, एक लेंस होना चाहिए, लेंस के फोकल लेंथ पे सोर्स को रखो, लाइट पैरेलल आएगी, आपके पास एक होना चाहिए हाफ सिल्वर्ड मिरर, जिसमें से आधी ऊपर जाएंगी रिफ्लेक्ट होने, आधी सीधे जाएंगी रिफ्रैक्ट होकर रिफ्लेक्ट होने, दोनों वापस आएंगे कंबाइन होंगे नीचे जाएंगी। अब आपने जब इंटरफेरेंस पैटर्न मिल चुका है, फिर क्या करना है आपको, उस लेंस को ऊपर डी ऊपर लेके जाना है। तो डी ऊपर लेके जाने से आपकी जितनी फ्रिंजेस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2d, या कह सकते हैं d इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2। क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2। और सेंटर फ्रिंज कैसी होती है, इसमें सेंटर फ्रिंज आपकी डार्क होती है ऐसे, ठीक है। तो जैसे आप डी को ऊपर करते जाओगे, आप देखोगे ये जो बाहर वाली फ्रिंज है अंदर जाके डार्क हो रही है, बाहर वाली फ्रिंज अंदर जाके डार्क हो रही है, बाहर वाली फ्रिंज अंदर जाके डार्क हो रही है। तो इस तरह से आपका जो है वो सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। प्रोसीजर आपको समझ आ गया? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, सर इस दूसरे वाले इसका काम क्या था, ये आपने एक्स्ट्रा क्यों लगाया, यहाँ पे क्या जरूरत थी, लगाया क्यों, इसलिए देखा आप ध्यान से देखो, इस वाली रेखा सर जब ये जो जो रे रिफ्लेक्ट हुई है, सर उसका एक बार जब यहां ही तो यह रिफ्रैक्शन हुआ, एक रिफ्रैक्शन, उसके बाद जब गई तो यहां रिफ्लेक्शन हुआ, तो एक रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। फिर जब दोबारा गई तो दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, हाँ सर दोबारा रिफ्रैक्शन, फिर ऊपर गई तो फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, बिल्कुल सर एक रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का अगर मैं काउंट देखूं, क्योंकि पाथ डिफरेंस सेम चाहिए ना, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का अगर मैं काउंट देखूं तो क्या हो रहा है, सर यहां से रे आ रही थी जो ऊपर जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो गई तो एक बार पहले रिफ्रैक्शन हुआ, बिल्कुल सही बात है, फिर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर क्या उसी थिकनेस का दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ, बिल्कुल। ऊपर गई तो दोबारा से सर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, जब नीचे आई तो दोबारा से एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो बेसिकली सर 3 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। बात क्लियर है? कौन सी रे के लिए, जो सर ऊपर गई थी। तो अगर मैं यहां देखूं, अब रिफ्रैक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। तो रिफ्रैक्शन की बात करें तो सर एक बार यहां से सीधी आ रही थी यहां से, तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया। अगर मैं ये प्लेट ना लगाता तो क्या रिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही बार होता, और फिर यहां से आई तो एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ, दूसरी बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ। तो रिफ्लेक्शन तो 2 हो गए, पर रिफ्रैक्शन एक ही होता। जो रे सीधी गई थी उसका एक ही रिफ्रैक्शन होता। तो पाथ डिफरेंस सेम करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेम थिकनेस का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉर्मल लाइट लगाई जाए, नॉर्मल आपको प्लेन लगाया जाता है, ताकि रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आ जाए, कोई भी पाथ डिफरेंस सिस्टम में ना इंट्रोड्यूस हो। जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेंगे वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस स्केल की या इस स्क्रू की मदद से। तो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस ना हो इसलिए ये कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे डी को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वैल्यूज चेंज करते जाएंगी, एंड दिस इज हाउ वी गेट अवर माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो इंटरफेरेंस इसने बताया, और इंटरफेरेंस देखा, देखो ऑब्वियसली बात है, डी की वैल्यू में कैलकुलेट कर सकता हूँ कितना ऊपर करा, और डी की वैल्यू के हिसाब से मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस गई। तो क्या इस छोटी सी डिवाइस से आई कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ सिस्टम? यस, फॉर श्योर। और वेरी प्रिसाइजली यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ सिस्टम, वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। तो इसका यूज होता है वेवलेंथ ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट करने में, तो हमने यूज कर लिया भाई, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड चीज आती है आपकी, दैट इज कॉल्ड, जो सेकंड इंटरफेरोमीटर आता है दैट इज कॉल्ड, वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं फैब्री पेरट, फैब्री पेरट इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, दो आपके पास ग्लास स्लैब्स होती हैं, ठीक है। एक ग्लास स्लैब आपके पास ये रही, और दूसरी ग्लास स्लैब आपके पास ये रही, ठीक है। अब इन दोनों ग्लास स्लैब में थोड़ा सा होता है चेंजेस, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आप लगाते हो हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग। क्या लगाते हैं, इन दोनों के ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं जो कि हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग है, ऐसे। दिस इज योर हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग, यहां पर भी लगेगी और सामने वाली जगह भी लगेगी, यहां पर
दोनों जगह लगेगी हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग। ठीक है, तो जब ये हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग आपको लगती है तो आप करते क्या हो सर? ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्शन हाई है पर रिफ्रैक्शन तो हो सकता है। तो लेट सपोज आपने यहां से कोई लाइट लेकर आए जिसका इंसिडेंट एंगल क्या था? थीटा था। तो भाई रिफ्रैक्शन होगा ना, अपने पाथ से कहां मूव करेगी? सॉरी, अपने हाथ से कहां मूव करेगी सर? लाइटर टू डेंसर मीडियम जा रही है, टूवर्ड्स दी परपेंडिकुलर मूव करनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से मूव कर जाएगी लेट सपोज। ठीक है भाई, और फिर दोबारा से मीडियम से बाहर गई तो दोबारा से सर उसी सेम पाथ में पैरेलल टू दैट प्रीवियस वाला पाथ मूव कर जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ ऐसे पैरेलल, जैसे पहले थी अभी वैसे हो जाएगी। अब क्योंकि ये कोटिंग हाईली रिफ्लेक्टिव थी, तो क्या मोस्टली जो होगा अब दोबारा से यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वापस आएगी? बिल्कुल। या दोबारा से फिर हाईली रिफ्लेक्टिव थी? बिल्कुल। क्या फिर से हाईली रिफ्लेक्टिव है? बिल्कुल। तो इस तरह से आप हाईली हाईली रिफ्लेक्टेड के बाद बार 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 रिफ्लेक्शन होता रहेगा। अब हाईली रिफ्लेक्टेड तो है पर क्या थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी होगा? हाँ सर, रिफ्रैक्शन तो होगा, पक्की सी बात है। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन करेंगे, इस तरह से फिर इस तरह, इस तरह से फिर इस तरह। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों के बीच में अगर आप पाथ डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है भाई, तो ये होता है आपको बेसिकली, अगर मैं चेक करूं तो ये जो वैल्यू होगी, अगर लेट सपोज इन दोनों के बीच की एंगल थिकनेस टी थी यहां से लेके और एंगल थीटा था, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा जो है दैट इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमा। ठीक है, 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। लैम्डा ऑब्वियसली वेवलेंथ है, n इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, और 2 आपको पता है t इज द थिकनेस बिटवीन बोथ थिंग है। तो इसको आप बोलते हैं फेब्री पेरॉट इंटरफेरोमीटर। तो इसको भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं भाई? सिंपल सिंपल वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी आपको फ्रिंजेस मिल रही है उसके रिस्पेक्टिव थीटा के हिसाब से। ठीक है, तो ये दो तरह के इंटरफेरोमीटर है जिनकी हमने बात करी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इससे पूछेंगे तो माइकल्स इंटरफेरोमीटर से पूछे जाएंगे, दूसरे वाले से नहीं पूछे जाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो माइकल्स इंटरफेरोमीटर में प्रोसीजर समझ आना चाहिए। मिरर दो क्यों यूज करें, एक अलग से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास ग्लास स्लैब क्यों यूज करी, ठीक है, आपका हाफ सिल्वर्ड ग्लास स्लैब का क्या काम है, इन सारी बातों के बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए। रिफ्लेक्शन होता कैसा था, या तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से, ये सब बातें हमने कर लिया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक्स की। टिल देन रिवीजन करते रहिएगा, सारे टॉपिक्स पढ़ते रहिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।